नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं 5वां अध्याय खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसके पहले हम 3 पार्ट आप लोगों के बीच में भेज चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथे पार्ट को, यानी भाग 4। और इसमें आज प्रमुख रूप से हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज के बारे में। इसके पहले वाले वीडियोस में हम देखे थे धात्विक खनिज और धात्विक खनिजों में लौह खनिज और अलौह खनिज के बारे में अलग अलग वीडियोस हमने बना के अपलोड किया है। तो चलिए आज देखते हैं अधात्विक खनिज क्या है इसके बारे में। अधात्विक खनिज देखें सबसे पहले कि धात्विक खनिज जहां आग्नेय शैल समूह में पाए जाते हैं, वहीं अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। परतदार चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? शैलों के भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा अपक्षय और उसका बहते पवन या जल के द्वारा निक्षेपण होने से परत दर परत एक चट्टानी सतह का निर्माण होता है, जिसको हम परतदार चट्टान कहते हैं। इसी परतदार चट्टान या शैल समूह में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अधात्विक खनिजों में प्रमुख रूप से देखें अभ्रक, जिप्सम, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, हीरा प्रमुख है। तो ये अधात्विक खनिज हैं। इसमें प्रमुख रूप से हम सिर्फ 2 खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th के कोर्स में आपके इस अध्याय में सिर्फ इसी का हमको अध्ययन करना है। वह है अभ्रक और चूना पत्थर। ठीक है, तो आपके लेवल को हम लेके चल रहे हैं और प्लस इसमें कुछ ऐसा बेसिक हम बता रहे हैं जो कि आगे तैयारी के लिए भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। अभ्रक, अभ्रक के बारे में चलिए देख लेते हैं क्या है। अभ्रक एक पारदर्शी तथा चमकीला खनिज है। पारदर्शी यानी अभ्रक ऐसा खनिज है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जो आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टानों के खंडों के रूप में पाया जाता है। यानी आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में खंड के रूप में, भाग के रूप में पाया जाता है। यह रंग रहित यानी रंगहीन होता है या फिर हल्के पीले, हरे या काले रंग का होता है। तो ये इसकी कुछ विशिष्टताएं हैं। और दूसरा देखेंगे कि अभ्रक जो है कि विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग ज्यादातर विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है, कच्चे माल के रूप में अभ्रक का। और देखें कि आपने देखा होगा जो प्रेस है, तो प्रेस में जिससे कपड़े इस्त्री किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रेस है, उसमें जो एलिमेंट लगा होता है, वह एलिमेंट क्या होता है? अभ्रक होता है। आपने नोटिस किया होगा कभी कि उसमें परत दर परत बहुत पतली पतली परत, यानी कागज के पन्ने, जिसे कागज की एक कॉपी है, तो जैसे पतले पतले पन्ने की तरह उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जो अभ्रक है उसको परत दर परत उसका जमाव होता है और बहुत चमकीला पारदर्शी होता है। और देखें कि इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बनाने में सबसे ज्यादा होता है। एक विद्युत अवरोधक का भी यह कार्य करता है। यानी इधर से विद्युत का अगर धारा प्रवाहित हो रही है और इधर से भी प्रवाहित हो रही है, तो बीच में अभ्रक लगा देने से वो प्रवाह क्या होता है? रुक जाता है। तो आपने यह भी देखा होगा कि
जो विद्युत तार खींचे होते हैं, खंभे होते हैं, तो खंभे में भी आप देखेंगे गोल गोल पत्थर का लगा होता है खंभे से, उसके बाद एक तार खींच करके उसको गाड़ दिया जाता है। तो जो तार खंभे से अलग होने के बाद जो गोल गोल पत्थर से लगा होता है वो भी क्या होता है, वो भी अपरख ही होता है। ठीक है, या जो रंग गुलाल हम होलियों पे खेलते हैं उसमें जो चमकीला पदार्थ होता है वह अपरख होता है। ठीक है, तो ये आपको बता रहे हैं मतलब अपभ्रक क्या है, इसका हम दैनिक जीवन में कैसे हम इसको देख पाते हैं ये चीज हम बता रहे थे। आगे देखें कि अपभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो कि प्रमुख रूप से झारखंड में है कि उत्तरी किनारों पर पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी है। जो दो राज्यों में है कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अपभ्रक की अग्रणी उत्पादक राज्य है। अपभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ पे। और इसके अलावा देखें कि राजस्थान में अजमेर क्षेत्र व आंध्र प्रदेश का नेल्लौर अन्य उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये प्रमुख अपभ्रक के उत्पादक क्षेत्र हैं और देश के कुल अपभ्रक उत्पादन का 95% सिर्फ इसी क्षेत्र में उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको अपभ्रक के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। आगे देखें चूना पत्थर। चूने पत्थर के बारे में देखते हैं, यह भी एक अधात्विक खनिज है। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट से निर्मित चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, और चूना पत्थर प्रमुख रूप से देखें तो सीमेंट उद्योग के लिए एक कच्चा माल है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग सीमेंट उद्योग में ही होता है। और इसके अलावा लोहा इस्पात उद्योग में लौह अयस्क के प्रगलन में चूने पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका उपयोग है प्रमुख रूप से, जो कि आपको जानना अति आवश्यक है। और दूसरा, चूना पत्थर के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। आगे देखते हैं खनिजों का संरक्षण, यानी खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, हम खनिजों का संरक्षण क्यों करें, कैसे कर सकते हैं। देखें कि खनिजों का संरक्षण, खनिज एक सीमित तथा अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, ऐसे संसाधन जिसका भंडार सीमित है, एक बार समाप्त हो जाने के बाद उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, या उसके बनने में हजारों लाखों वर्ष का समय लग जाता है, उसी को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो खनिज ऐसे ही संसाधन है जिसको बनने में लाखों वर्ष का समय लगा है। ठीक है, यानी इसका भंडार बहुत सीमित है। और वर्तमान में देखें तो इनके उपयोग दर की तुलना में, यानी जो हम उपभोग करते हैं, इस उपभोग दर की तुलना में इसके निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है, जिसके कारण इसके भंडार पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, यानी भंडार समाप्त होने की कगार पे है। और ऐसा हो सकता है कि हम खनिज की कमी का आने वाले समय में सामना करने लगे। अतः आवश्यक है कि खनिजों का संरक्षण किया जाए। इसके लिए कुछ उपाय हैं जिसका हम प्रयोग कर खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। क्या है, देखें, खनिज संसाधनों का सुनियोजित ढंग से सीमित पैमाने पर प्रयोग करें। जो खनिज संसाधन है उनका हम सतर्कता पूर्वक उपयोग करें, सीमित पैमाने पर प्रयोग करें। ठीक है, दूसरा देखें कि निम्न कोटि के जो अयस्क हैं, जो निम्न कोटि के अयस्क हैं का कम लागतों पर प्रयोग करें, यानी ज्यादा लागत पर उसका प्रयोग न करें। और इसके साथ ही देखें करने के लिए क्या करें कि उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करें,
यानी प्रौद्योगिकी तकनीकी का सतत विकास होना चाहिए, तकनीकी का प्रयोग होना चाहिए। देखिए पहले क्या था कि जो खनिज थे, खनिज विवृत यानी सतह पर ऊपरी खनन करने से ही खनिज आसानी से मिल जाते थे, लेकिन अब खनिज का खनन करने से खनिज बहुत गहराई से निकाले जा रहे हैं, जिसके कारण एक तो उसका लागत अधिक आ रहा है और दूसरा उसकी क्वालिटी में भी कमी है। तो जरूरी है कि प्रौद्योगिकी का तकनीकी का प्रयोग किया जाए, एक सफलतापूर्वक परीक्षण करके किया जाए। ठीक है। और तीसरा देखें कि धातुओं का पुनः चक्रण करना, यानी जो धातु है, ऐसे खनिज होते हैं, कुछ ऐसे खनिज हैं जिनका चक्रण किया जा सकता है और कुछ ऐसे खनिज हैं जिनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे जो धातु है उसका हम चक्रण करें, यानी उसको हम जो व्यर्थ है हमारे घर में, जो भी प्लास्टिक है या जो लोहे के उपकरण हैं बेकार हो चुके हैं, उसको हम कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं, जिसका जा करके कारखानों में पुनः निर्माण हो सकता है। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो बिल्कुल समाप्य होते हैं, जैसे ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिसको पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे वही हम देखते हैं और ऊर्जा संसाधन को देख लेते हैं। ठीक है। ऊर्जा संसाधन क्या है? ठीक है। ऊर्जा, देखें कि ऊर्जा या शक्ति का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे कि भोजन बनाने या इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण हैं उनको चलाने में, जैसे बल्ब है, टेलीविज़न है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, इसको चलाने में, या वाहनों को चलाने में, तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में देखें तो ऊर्जा या शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यह ऊर्जा जो है, ये शक्ति है, इसका उत्पादन ईंधन, खनिज या विद्युत से किया जाता है। ठीक है। तो ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से होता है? ईंधन, खनिज से, या फिर विद्युत या परमाणु से किया जाता है। और विस्तृत रूप से देखें तो जो ऊर्जा संसाधन है, इसके स्रोत के आधार पर, यानी जिन स्रोतों से भी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, विस्तृत रूप से हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? देखें, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, इसके स्रोत के आधार पर, जिन स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। पहला देखें कि परंपरागत स्रोत, यानी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या कहलाते हैं? जो कि सदियों से परंपरा में रहे हैं, जिसका हम उपयोग करते आ रहे हैं। इसमें ईंधन जैसे बहुत पहले या कुछ दिन पहले ही ज्यादातर क्या था, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ घरों में क्या होता है कि गोबर के उपले बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग, या लकड़ी है, लकड़ी का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से ईंधन का प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है, लकड़ी या उपले। ठीक है। और जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इसके बनने में देखें कि लाखों वर्ष का समय लगा है। ठीक है। और आज का जो लकड़ी है, यही या फिर जो जीवों के अवशेष हैं, वो भूमि के अंदर भूमि निर्माण की प्रक्रिया में दब गए थे, जो कि आज के समय में हमारे उपयोग में, ऊर्जा के उपयोग में आता है, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। इसीलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन का अवशेष होता है, इसलिए वो चलता है। परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है। तो ये समझ में आया? परंपरागत स्रोत ईंधन या जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, जो सदियों से प्रचलन में रहे हैं। आगे देखेंगे कि गैर परंपरागत स्रोत।
ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कैसे किसे कहेंगे? देखें कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं इनका भंडार सीमित है और इसका उपभोग दर बहुत अधिक है, जिसके कारण हमारे सम्मुख एक संकट है ऊर्जा की। ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाए? ऐसे में क्योंकि अब भंडार समाप्त हो रहे हैं तो ऐसे में जो है कि एक वैकल्पिक स्रोत ढूंढे जा रहे हैं कि जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाए। और उन वैकल्पिक स्रोतों में ही देखें कि प्रमुख रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा बायोगैस प्रमुख हैं। तो इसका प्रयोग क्यों आवश्यक है? एक तो इसका भंडार सीमित है, यानी ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनका भंडार सीमित है, और दूसरे यदि उसका हम उपभोग करते हैं या चलाते हैं तो इससे पॉल्यूशन यानी प्रदूषण अधिक होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का ही प्रयोग करें, जिससे कि एक तो हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा और दूसरा इसके भंडार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ये ऐसे स्रोत हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जिसके भंडार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, जबकि यहाँ भंडार सीमित है। और परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं, और ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर कीजिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे और बाकी नोट्स हम PDF के माध्यम से आपको लिंक वीडियो में भेज देंगे, जहां से आप उसको नोट कर लेंगे और याद करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगला वीडियो आप लोगों के बीच में लेके हम आएंगे, जो होगा प्रमुख रूप से ऊर्जा के परंपरागत साधनों के बारे में, यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इन्हीं के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके।